Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students, to the platform of Quanta Publishers. This is lecture series Teach Yourself. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स सीखे थे जो कि इन्वॉल्व होंगे इस कोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिनमें फेमस जो है वो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल हैं, और फिर हमने उनसे रेलिवेंट जो है वो थ्योरम देखे और ये भी देखा कि हम उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तो चूज़ करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q जो है वो कंसीडर किया है और उसके करीब हम एक टेस्ट चार्ज Q को लेकर आए हैं और उस टेस्ट चार्ज का नेम कैपिटल Q डिसाइड कर लिया और वो टेस्ट चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। अब एक सवाल जहन में आता है आपके कि हमने पॉजिटिव चार्ज ही एज ए टेस्ट चार्ज क्यों चूज़ किया? हम नेगेटिव चार्ज को भी तो एज ए टेस्ट चार्ज कंसीडर कर सकते थे। तो इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो देखें। वो क्या थे कि all these assumptions were taken before the discovery of electron। ये सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले एज्यूम की गई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत बाद में थी। और फिर हमने अपनी सहूलत के लिए ऐसा किया कि हमने पॉजिटिव चार्ज को एज ए टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया। इसके अलावा हम नेगेटिव चार्ज को भी एज ए टेस्ट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा कि हमें जो इक्वेशंस डेवलप की हुई हैं उनको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, उनके साइंस जो हैं वो रिवर्स करने पड़ेंगे अगर हम नेगेटिव चार्ज को एज ए टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। तो ये एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ ही कि हम इसको एज ए टेस्ट चार्ज कंसीडर करें। और इसके अलावा जितने भी प्रीवियस प्रूफ्स हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को एज ए टेस्ट चार्ज कंसीडर किया गया था। इस वजह से हम भी चार्ज को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही कंसीडर करेंगे। जी, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और जो फंडामेंटल कोर्स के अंदर आपने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, उन दोनों की जो शेप है अगर आप उस पर गौर करें तो ये दोनों फार्मूले जो हैं वो एक ही तरह के नज़र आ रहे हैं। दोनों लॉज जो हैं वो आपको फोर्स से रेलिवेंट नज़र आ रहे हैं, फोर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताता है बिटवीन द टू मैसिव ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको G नज़र आएगा, दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और दो मैसेज जो हैं M1 और M2, इनका प्रोडक्ट ले लिया जाता है और फिर इनको डिवाइड कर लिया जाता है किससे? द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसिव ऑब्जेक्ट। इसी पैटर्न के ऊपर अगर आप कूलम्स लॉ का एनालिसिस करें तो कूलम्स लॉ में देखें आपको राइट साइड पर एक कांस्टेंट K नज़र आ रहा है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसके बाद आपको एक चार्ज Q1 नज़र आएगा और दूसरा चार्ज Q2 नज़र आएगा और इनका प्रोडक्ट है, और बाद में इसको भी डिवाइड कर दिया जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। जी, अब यहाँ पर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होते हैं जो कि आपको लिखे हुए भी नज़र आ रहे हैं कि ये जो फोर्सेस बनी हैं, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस फोर्सेस। इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, हमें इसके बारे में पता तो लगे। इसी तरह सेकंड जो क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ये फोर्सेस जो डेवलप हुई हैं ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन मैस टू अनदर मैस एंड वन चार्ज टू अनदर चार्ज। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टिल अननोन है और साइंटिस्ट मज़ीद मेहनत कर रहे हैं इन ऑर्डर टू यूनिफाई दीज फोर्सेस, और इनके ओरिजिन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो हम बना सकते हैं, और माइकल फैराडे ने हमें इसी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दी कि हम किस तरीके से इनकी ट्रांसमिशन को
ऑब्ज़र्व करें और प्लॉट करें। तो इसके लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट जो है वो दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज़ द स्पेस around the charge in which it exerts a force on the other charge is called the electric field। जैसे अभी ऊपर आपको डायग्राम में नज़र आया कि मैंने एक चार्ज क्यू कंसीडर किया और उसका नेम हमने स्मॉल क्यू रख लिया, और इसके इर्द गिर्द यहाँ पर एक अराउंड दैट चार्ज कुछ आपको डॉट्स जो हैं वो बने हुए नज़र आ रहे थे। तो दीज डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि इस रीजन में यहाँ तक उस चार्ज का फील्ड जो है वो फील किया जा सकता है। इस बाउंड्री के बाहर आपको चूंकि डॉट्स नज़र नहीं आ रहे, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि इसके आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम इसके करीब किसी और चार्ज को लेकर आएं, तो जाहिर सी बात है वो चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता होगा। जैसा कि हमने एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू कंसीडर किया था, कैपिटल क्यू, और इसके राउंड अबाउट भी इसी तरीके से एक रीजन है जिस रीजन में कुछ डॉट्स आपको लगे हुए नज़र आ रहे थे, और वो डॉट्स किसके फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टेस्ट चार्ज के फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके ये फील्ड आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। और जब ये फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फिर ये उसके रिस्पॉन्ड करने के लिए एक दूसरे पर क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब वो फोर्स जो है उसकी क्या नेचर होगी? क्या वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी? क्या वो फोर्स रिपल्सिव होगी? तो ये हमने देखा है कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हों तो जब वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स होती है, और अगर अनलाइक चार्जेस हों, एक पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, तो फिर ये दोनों फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगी। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जब टेस्ट चार्ज आप इसके करीब लेकर आएंगे तो इट विल फील सम फोर्स, जो कि यहाँ डायग्राम में भी आपको बनी हुई नज़र आ रही है कि इस चार्ज के फील्ड में जब हम उस टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो दिस टेस्ट चार्ज विल फील सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इससे पहले देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ द डॉट अराउंड द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चार्ज के पास अगर डॉट्स की तादाद डायग्राम में आपको ज़्यादा नज़र आ रही है तो मैं ये मानूंगा कि उस चार्ज के पास पास उसका फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। लेकिन अगर आपको किसी चार्ज के राउंड अबाउट डॉट्स की तादाद जो है वो कम नज़र आती है, तो इससे हम क्या इन्फर करेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट स्पॉट बहुत वीक फील्ड है। इसी तरह अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन द यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इक्वेशन की शक्ल में आप उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, E इज इक्वल टू फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। चलें, अब हम आगे इसको एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि कुछ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं और उन चार्ज की कलेक्शन को हम नेम दे देंगे जी Q1 और Q2, Q3 एंड Qn। ये हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं, और इन कलेक्शन ऑफ चार्जेस का जो डिस्टेंस है हम मेजर करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर हम फर्स्ट चार्ज को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस होगा उसका नेम हम R1 रखेंगे। इसी तरह सेकंड चार्ज का जो डिस्टेंस होगा उसका नेम हम R2 रखेंगे,
और इसी तरह जो nth चार्ज है इस कलेक्शन के अंदर, उस nth चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन उसको हम रखेंगे नाम आर एन का। तो ये तो हमने उनके डिस्टेंसेस जो हैं फ्रॉम द ओरिजिन उसको मेंशन किया। और इसी तरह अगर एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर मौजूद है जो कि इस कलेक्शन ऑफ चार्ज के करीब आना चाह रहा है, तो इट विल फील सम फोर्स, और ये जो टेस्ट चार्ज है लोकेटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन। अब जब ये चार्ज इसके पास आएगा, इस कलेक्शन ऑफ चार्ज के पास, तो ये हर चार्ज के साथ इंटरेक्शन करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इन चार्जेस में से किसी एक के साथ इंटरेक्शन करेगा, बल्कि इंडिविजुअल चार्जेस के साथ ये आपस में इंटरेक्ट करेगा। और इसके इंटरेक्शन को लिखने के लिए हम कूलम्स लॉ ही को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि वो हमें कोई से भी दो चार्जेस के दरमियान एक्सर्ट होने वाली जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो है वो मिल जाता है। तो इसलिए हम अगर कूलम लॉ का यूटिलाइजेशन करें तो हमें साथ इसमें यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप कोई से भी दो चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उनकी फोर्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप उस कलेक्शन ऑफ चार्जेस में से बाकी तमाम चार्जेस को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दें कि वो चार्जेस यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और आप किसका इंटरेक्शन लिखेंगे? चार्ज Q1 का इंटरेक्शन विद द चार्ज टेस्ट चार्ज Q। फिर इसी तरह अगर आपने सेकंड चार्ज के लिए फोर्स कैलकुलेट करनी है और उसके इंटरेक्शन को देखना है, तो आप बाकी तमाम चार्जेस को जो है वो निगलेक्ट कर दें वहाँ से, और अब आप प्रोडक्ट जो लेंगे वो Q2 और टेस्ट चार्ज Q की लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि हम वो इक्वेशंस लिखेंगे कैसे। यहाँ पर देखें आपको एक बेसिक इक्वेशन जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की E इज इक्वल टू फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, और फिर उसी तरीके से हमने चार्जेस कुछ कंसीडर किए। कलेक्शन ऑफ चार्ज हमारे पास मौजूद है Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn, और उनके जो डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द ओरिजिन वो R1 R2 R3 अप टू सो ऑन Rn, और इसी तरह वो टेस्ट चार्ज जो डायग्राम में भी आपको मैंने दिखाया था। और अगर हम इनके इंटरेक्शन को लिखना चाहें तो हम किस प्रिंसिपल का जो है वो सहारा लेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें हमने एक चार्ज के इंटरेक्शन को कंसीडर करना है और बाकी चार्जेस को हमने वहां से निगलेक्ट कर देना है। तो नेट फोर्स जो है जो टेस्ट चार्ज फील करेगा उसको हम इस शेप के अंदर लिख सकते हैं। एफ बराबर किसके आ जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन Fn। और अगर हम इसको कूलम्स लॉ के पैटर्न पर लिखें तो राइट साइड पर आपको इक्वेशन नजर आएगी जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फर्स्ट टर्म अगर आप देखें तो वो क्या नज़र आ रही है? तो प्रोडक्ट आपको नज़र आएगा Q1 का और टेस्ट चार्ज का डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। R1 इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन, और इसी तरह जो उसका यूनिट वेक्टर होगा उसको आप क्या लिखेंगे? R1 लिखेंगे। इसी तरह सेकंड के लिए अगर आप लिखें तो Q2 इंटू कैपिटल Q अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 यूनिट वेक्टर, और आखिरी जो चार्ज है Qn उसके लिए अगर आप लिखेंगे तो Qn इंटू क्यू अपॉन आर एन स्क्र इंटू आर एन यूनिट वेक्टर। अगर आप इस ब्रैकेटेड पार्ट के अंदर देखें तो इस ब्रैकेटेड पार्ट में कैपिटल Q कॉमन नज़र आ रहा है, इसको आप ब्रैकेट से बाहर शिफ्ट कर दें तो यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन में देखें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ आपको ब्रैकेट के अंदर नज़र आएंगी। लेकिन ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर आप अब एक इक्वेशन बन गई कि F जो है ये इज इक्वल टू आ गया Q इंटू कैपिटल E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अलग से लिखकर दिखाएंगे। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ बाहर मौजूद था, इसको आप साथ अटैच कर दें। और ब्रैकेट के अंदर आपको चूंकि Q1 Q2 अप टू सो ऑन Qn नज़र आ रहा है तो हम इसको समीशन की शक्ल में जो है वो लिख लेंगे। और समीशन जो है आप इसमें देखें कि जो डमी इंडेक्स यूज़ किया गया है वो I यूज़ किया है, और I इज़ इक्वल टू 1 टू n जो है वो चूज़ कर लिया गया है। और इसके आगे जो पार्ट है उसमें अगर आप देखें तो वेरिएबल्स उनमें Q I कर दिया गया और
आर आई स्केयर कर दिया गया और फिर उसके बाद आगे आर आई यूनिट वेक्टर अटैच कर लिया। तो इस तरीके से हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं फॉर डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस। क्योंकि यहाँ जो डायग्राम में आपने देखा है तो इसमें मैंने जो चार्जेस कंसीडर किए वो डिफरेंट पॉइंट चार्जेस हैं और उनके इंटरेक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का तरीका आपने सीख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, चूंकि हमें मालूम है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम यहाँ से जो है इसके यूनिट भी बना सकते हैं और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो यूनिट हैं वो किसके बराबर हैं, न्यूटन पर कूलम के बराबर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वहाँ से हम दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। पहला रिजल्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है क्यू आई के साथ। क्यू आई जो है वो चार्जेस के कलेक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर चार्जेस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्जेस की क्वांटिटी को कम कर दिया जाए तो उनकी वजह से जो विसिनिटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, कमज़ोर होगा। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली रिलेट कर रहा है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। क्या मतलब कि अगर जितना ज़्यादा हम चार्जेस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा। क्योंकि इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये दो बातें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से जहन में रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।